नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंजामिन ब्लूम की बात करेंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। आज इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण, क्योंकि सी टेट को अगर एग्जाम में फतेह करना है तो बेंजामिन ब्लूम से संबंधित 150 क्वेश्चन में से 4 नंबर आपके कन्फर्म हो जाते हैं। साथ ही साथ टॉप 10 क्वेश्चन भी करेंगे जो बार बार आपके बेंजामिन ब्लूम के बारे में पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं बेंजामिन ब्लूम के बारे में। बाकी अदर सीटेट की क्लासेस चल रही, सभी ज्वाइन कीजिएगा। चाहे हम बाल विकास की बात करें, सीडीपी की, पेडागोजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सभी के क्लासेस चल रहे हैं। देखिए, बेंजामिन जो सैमुअल ब्लूम है, इनका पूरा नाम भी अगर पूछा जा सकता है। इनका पूरा नाम बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। कहाँ के एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण और महारत सीखने के सिद्धांत में योगदान दिया। अक्सर पूछा जाता है कि बेंजामिन ब्लूम्स ने योगदान किया, किस पर दिया? शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में और महारत सीखने के सिद्धांत में इन्होंने योगदान दिया है। ब्लूम की पुस्तक थी, इन्होंने अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में ब्लूम का वर्गीकरण, वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही संचालित होती है। ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी कब प्रकाशित हुई? 1956 पे। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है। अक्सर ब्लूम के वर्गीकरण को किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है ब्लूम के वर्गीकरण को। ये ब्लूम का वर्गीकरण जो व्हाट इज ब्लूम टेक्सोनॉमी? ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, इसका अर्थ भी समझना बहुत जरूरी है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण कर दिया गया है, जिससे विश्व के सभी देशों में इसको व्यापक रूप से मान्यता भी मिली है। और इनसे समस्त शिक्षक, परीक्षक, शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सकता है। इवैल्यूएशन होता है पहले, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, इसके बाद आपका कंप्रेशन और इस अंत में होता है नॉलेज। थिंकिंग स्किल्स की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो व्यक्ति के 3 पक्षों के आधार पर विभाजित किया गया है। ये 3 पक्ष कौन कौन से हैं, इनको भी ध्यान देना है। बीएस ब्लूम ने, इनका बीएस नाम से ज़्यादातर प्रसिद्ध है, बीएस ब्लूम ने बालक के अपने उद्देश्य अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य 3 पक्ष बताए हैं। कितने पक्ष बताए बीएस ब्लूम ने? बालक के अपने उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 3 बताए हैं। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन की बात करेंगे। भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा होता क्रियात्मक पक्ष, साइको मोटर डोमेन की बात करेंगे। 3 आपके ये पक्ष हैं और ये तीनों पक्षों पे बात करेंगे। फिर अंत में हम टॉप 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु आ चुका है। ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं। देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिकता क्षमताओं से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? मानसिक क्षमताओं से। और इसके उद्देश्यों को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा हुआ है। तो ये चीजें ध्यान देना है। यह सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम में, उद्देश्य में सरल से कठिन उद्देश्य को, और शिक्षण अधिगम में निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण पे 6 भागों पे यह विभाजित होता है। ठीक है। और आपके ये 6 भाग कौन कौन से हैं? आइए 6 भागों को जान लेते हैं। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और समझ बूझ, और अंत में ज्ञान आता है। तो यहाँ पे ज्ञान की पहले की बात करेंगे, नॉलेज। यहाँ पे सीढ़ी दिया गया, नीचे से कोई भी सीढ़ी चढ़ेंगे तो नीचे पहले चढ़ेंगे। ठीक है। ज्ञान, समझ बूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और अंतिम होता है मूल्यांकन। ये तो सभी जानते हैं। ज्ञान, नॉलेज की अगर बात करते हैं, नॉलेज में क्या होता है? बच्चों को आंकड़ों की जानकारी को याद करना, प्रत्यय स्मरण आदि कराने का प्रयास किया जाता है। प्रत्यय स्मरण,
अक्सर देखते होंगे एग्जाम टाइम में हम टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 200, टॉप 500 क्वेश्चन लाते हैं, प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर लाते हैं। किस लिए लाते हैं? ताकि आप लोगों को प्रत्यय स्मरण कराया जा सके। तो इसी प्रकार ज्ञान या जो नॉलेज है, इसमें बच्चों के आंकड़े की जानकारी को ही याद करना क्या है, प्रत्यय स्मरण आदि कराने का इसमें प्रयास किया जाता है। प्रश्न आ गया कि प्रत्यय स्मरण आदि या याद कराने का प्रयास किसमें किया जाता है? ज्ञान या नॉलेज में किया जाता है। दूसरा होता है बोध, कंप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। कंप्रेसिजन की बात करते हैं, इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है। बोध कहते हैं ना, बोध हो गया है, आज ऐसा भोजन बना कि मेरे अंतरात्मा को बोध लग गया, तृप्त हो गई। तो बोध मतलब क्या होता है? इसमें बच्चों को जो भी ज्ञान कराया जाता है उसके समझ विकसित हो जाता है, बच्चा समझ लेता है, बोध मान लेता है कि हाँ मैंने समझ लिया। जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना आदि हो जाता तो यह कहलाता बोध। इसके बाद होता है तीसरा अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में क्या होता है? इसमें आत्मसात किए जाने को, ये जो आत्मसात जो ज्ञान होता है, कहते हैं ना आत्मसात कर लिया, आत्मसंपन्न प्राप्त कर लिया, ठीक है, आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार अनुप्रयोग में, एप्लीकेशन में क्या होता है? इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसी परिस्थिति आएगी उस प्रकार अनुप्रयोग करते हैं। जैसे जांच करना, गणना करना, प्रदर्शित करना, ये तीनों अनुप्रयोग एप्लीकेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद चौथा आता है विश्लेषण, एनालिसिस की बात करते हैं। इसमें आत्मसात किए गए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है, विश्लेषण कर देना। विश्लेषण मतलब भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांट लेना, भागों में बांट लेना, ताकि क्या होता है, तथ्य जो निष्कर्ष होते हैं उनको अच्छे तरीके से समझा जा सके। पांचवा होता है संश्लेषण, सिंथेसिस। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, अर्थात कंसेप्ट एंड रूल्स के आधार पर अपने उसमें से कोई अकॉर्डिंग कंसेप्ट निकालना, जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना, ये संश्लेषण होता है, सिंथेसिस। जैसे हमारी मुट्ठी खुली हुई, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है, मुट्ठी बन जाती है तो ये संश्लेषण हो जाता है, मुट्ठी खुल जाती है तो विश्लेषण हो जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें समझ लेना है। छठवां आपका मूल्यांकन होता है, एवाल्युएशन की बात करते हैं। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना बच्चा सीखा है, तो ये सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। दूसरा होता है भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव डोमेन की बात करेंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव डोमेन का निर्माण क्रैवाल एवं मारिया ने, किसने किया? क्रैवाल एवं मारिया ने 1964 में किया था। मारिया मंटेंसरी आपने पढ़ा होगा। इसमें भी तरीके शामिल होते, कौन कौन से तरीके हैं? हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं। इन्होंने छात्रों को भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य यह होता है कि उस प्रत्यय या टॉपिक के प्रति छात्रों के भावात्मक, जैसे भावात्मक मतलब जैसे गुस्सा करना, प्यार करना, चिढ़ना, उत्तेजित करना, रोना, ये भावात्मक पक्ष हो जाते हैं। ये चीज़ें अगर विकसित हो रही हैं तो ये कहला जाता है भावात्मक, ठीक है। तो ये हो गया भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्यों को यानी भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आग्रहण या ध्यान देना, दूसरी होती है अनुक्रिया, तीसरी होती है आकलन, चौथा होता है संगठन, पांचवा होता है मूल्यों का चित्रीकरण या विश्लेषण। ये 5 हमारे हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी होती है आपकी क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। इसमें शारीरिक हलचल, साइकोमोटर, मोटर मतलब हलचल होता है, साइको मतलब शारीरिक, तो शारीरिक हलचल मोटर स्किल्स के क्षेत्र के आदि में शामिल होता है। क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में। पहला होता है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स की बात करते हैं। दूसरा होता है आधारभूत अंग संचालन, बेसिक फंडामेंटल। शारीरिक योग्यताएं, फिजिकल एबिलिटी जो होती हैं, हमारी जो योग्यताएं होती हैं शारीरिक। प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं जो होती हैं, पार्टिकुलर जो एबिलिटी होती हैं। कौशल युक्त अंग संचालन, स्किल्ड मूवमेंट की बात करते हैं। और छठवां है सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशंस या कम्युनिकेशन।
तो ये 6 हमारे किसके हैं, क्रियात्मक पक्ष के 6 भागों में बांटा गया है। ये थे हमारे सभी हमने जो पढ़ा भी। ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, ज्ञान, समझबूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण की बात करते हैं। तो ब्लूम ने जो अपने उद्देश्य में ये 3 पक्ष बताए थे, 3 उद्देश्य बताए थे। उद्देश्यों में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन तीनों को हमने पढ़ लिया। ज्ञानात्मक को गहरे से पढ़ा क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं। अब ये टॉप 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का पूरा आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, पूरा निचोड़ समझ जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी समझ जाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आइए प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। आंसर ब्लूम से संबंधित जो टीटी एग्जाम में परीक्षा पूछे गए हैं बाई जायसवाल सर, ये टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। उद्देश्य इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी जो होता है कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित होता है, सभी कमेंट करके बताइएगा। एक बार रिपीट करता हूँ, और क्या है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उद्देश्य की बात करते हैं। इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। 3 हमने बताया था, 3 में से जिससे संबंधित है वो आपको कमेंट करके बताना है। और भाई आपका समझ, क्योंकि पूर्ण, देखिए कोई भी इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी के मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में अगर संक्षिप्त कर सकेगा तो व्याकरण वह बच्चा विद्यार्थी अच्छे तरीके से समझ चुका होगा। तो यह ज्ञानात्मक उद्देश्य से समझ से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की जो स्क्रीन पर है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, हमने बात किया था। अक्सर ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एडिटोरियम में, खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा में, या इन सभी में। जब आल या उपरोक्त सभी या इन सभी या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी प्रश्न ऑप्शन आता है तो मन में लालच का लड्डू फूलता है। तो लालची नहीं बनना है, प्रिपरेशन करना है अच्छे तरीके से। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से जो परिभाषित किया जा सकता है वह विद्यालय एवं कक्षा में, स्कूल एवं क्लास में किया जा सकता है। इसी के साथ ही आपका तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। देखिए सीखने का क्षेत्र पूछा जा रहा है, सभी कमेंट करके बताइएगा। सीखने का क्षेत्र देखिए सभी लोग हम बात कर चुके हैं। तीनों पक्षों को हमने बात किया था, और तीनों पक्ष में आपने भावनात्मक आपने पढ़ा होगा, हमने बताया भी है, इसलिए पहले डिटेल के साथ बता दिया है। तो सीखने का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, भावनात्मक, क्योंकि अनुभविक, आध्यात्मिक, व्यवसायिक, ये तीनों चीज सीखने के क्षेत्र की बात करते हैं, तो इनमें से भावनात्मक हो जाएगा, भावनात्मक। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा गद्यात्मक के अंतर्गत आता है। अब सभी को बताना है गद्यात्मक के अंतर्गत कौन आता है, सभी बताइए। तो गद्यात्मक के अंतर्गत कौन आता है, नियंत्रण। क्या होगा, गति। गद्यात्मक यानी गति, गति यानी नियंत्रण। गति पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। हम किस तरह से तैयारी करते हैं इस पर भी नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे यानी हजारों टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ लेना है, सैकड़ों टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ना है। 1-2 टॉपिक पढ़िए, अपने माइंड को रिफ्लेक्स के साथ बेहतरीन तरीके से, नॉलेजेबल के साथ एग्जाम के पहले अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ताकि आप लोग जो भी पढ़ें आपका माइंड अच्छे तरीके से क्या कर सके, सभी लोग बताइए, एब्जॉर्ब कर सके, आकर्षित कर सके, खींच सके, सेव कर सके। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम जो स्तर कहलाता है वह मूल्यांकन होता है। हमने आपको डिस्प्ले के साथ, इमेज के साथ, अच्छे तरीके के साथ, विश्लेषण के साथ, संश्लेषण के साथ आपको समझाया है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो उच्चतम स्तर है वह मूल्यांकन होता है। और निम्नतर स्तर कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। निम्नतर स्तर कौन होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है, किसने दिया है, तो हम BS ब्लूम की बात करेंगे तो इन्हीं का दिया हुआ है। तो उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया, ब्लूम ने दिया। यह हमको आपको बताया था कि ये कई बार पूछा गया है कि शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया, BS ब्लूम ने दिया। ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में अपने अपने छात्रों से अपने या हमारे जीवन पर प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा जाए। इस कार्यभार के वर्गीकरण में कौन सा संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई? देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आप जो है अपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रभाव को समझते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहते हैं। तो यह जो कार्यभार आप देते हैं, इनके कार्यभार के वर्गीकरण में कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? तो वह की गई है संप्रयोग, स्वयं द्वारा प्रयोग। संप्रयोग मतलब स्वयं के द्वारा प्रयोग। बच्चे जब स्वयं के द्वारा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यह कौन सा प्रयोग? सम प्रयोग की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बालक के सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किसका उद्देश्य है? सभी लोग जानते हैं यह मूल्यांकन का उद्देश्य है। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है। तो बाद में जो निर्णय शब्द है ये मूल्यांकन से संबंधित है, ये आपको समझ लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ब्लूम की वर्गीकरण के 3 ज्ञान कौन से क्षेत्र पर है? तो हम सभी लोग जानते हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। या सभी लोग बताइए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोवाहक, 3 हमने आपको बताए थे। ब्लूम के वर्गीकरण के 3 ज्ञान के क्षेत्र, 3 पक्ष। और ये टॉप 10 में से 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है कि ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। किस पर आधारित है? प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु पर, उद्देश्यों पर या उपरोक्त सभी पर? यह आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। ब्लूम टेक्सोनॉमी को आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और 10 क्वेश्चनों में से आपने स्कोर कितना किया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और इसका आंसर आपको मॉक क्वेश्चन दिया जा रहा है, सभी कमेंट करके बताइए, फीडबैक करके बताइए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी इंग्लिश क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।